नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पॉलिटी की प्रैक्टिस सीरीज़ लगातार जारी है और उसी प्रैक्टिस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जी हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर ऑन करिएगा। चलिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार, फिर इसके बाद हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए, वन लाइनर के प्रश्न है, जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सर्वप्रथम लिखित रूप से देखिएगा, सर्वप्रथम लिखित रूप में व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख कहाँ में पाया गया है। बहुत बार पूछा गया है कि बताइए ऐसा कौन सा क्षेत्र यहाँ पर बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम लिखित रूप से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लेख पाया जाता है। तो याद रखिएगा, 1215 में मैग्ना कार्टा में पाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, वहीं पर देखेंगे, व्यक्ति के अधिकारों को जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो व्यक्ति के जन्मदाता जो अधिकारों का, मौलिक अधिकारों को जन्मदाता कहा जाता है, वो मैग्ना कार्टा, जो 1215 को कहा जाता है। हालांकि मैग्ना कार्टा, आपको पता है कि विशेष रूप से मौलिक अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, एक शब्द है ना। और वहीं हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मौलिक अधिकारों का वर्णन, किस भाग को, भाग 3 को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। यानी देखिए, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन हो और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं आपके, 12 से 35 तक हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है, क्लियर कर चुके हैं। और अन्य नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है ना। यहाँ पर बात कर रहे हैं, भाग 3 को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकारों का भाग कहा जाता है, विशेष रूप से आप याद रखिएगा, यानी भारत का मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी, अथवा मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण सर्वप्रथम किस देश ने दिया था। अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए ने। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल अधिकारों में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य नहीं थी, परंतु संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था। कब समावेश किया गया था, तो ये प्रथम संविधान, यहाँ पर याद रखिएगा, प्रथम 10वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की बात कर रहे हैं, है ना। अगला देखिएगा, किस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार अत्यधिक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं अत्यंतिक निरपेक्ष निरंकुश है, क्योंकि वहाँ संविधान में मौलिक अधिकारों का पर निर्बंधन के लिए कोई उपबंध नहीं दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, यूएसए के संविधान की बात कर रहे हैं, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है। जी हाँ, तो राइट ऑप्शन आप लगाएंगे अमेरिका के संविधान से, है ना। हमारे भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। चलिए, अगला देखिएगा, ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की घोषणा का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो बिल ऑफ राइट्स, है ना। यहाँ पर ब्रिटिश संविधान की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की घोषणा का उल्लेख कहाँ है, बिल ऑफ राइट्स 1689 में, है ना, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से परिभाषा नहीं दी गई है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे, भारतीय संविधान में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जन्म होने के तुरंत बाद स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, है ना। क्योंकि मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट विजिट कर सकते हैं, इसलिए मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त होते हैं, ये दिए नहीं जाते हैं सरकार द्वारा। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर याद रखेंगे, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, है ना। देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य रखा गया है ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करना है किसी भी व्यक्ति को, तो उसका स्वतंत्र रहना बहुत ज़रूरी है, उनको मौलिक अधिकार मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक स्वतंत्रता जो होती है, व्यक्ति के स्वतंत्र मस्तिष्क में ही स्वतंत्र जो चिंतन होता है, उसमें जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो डेवलप होता है ना। चलिए, अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, भाग 3 अभी जस्ट हमने चर्चा की कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है।
सो ये देख चुके होंगे, ये भाग 3 राइट ऑप्शन लगाइएगा। अगला देखिए, किस अनुच्छेद में स्पष्ट है, उद्ग्रहित है कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे संविधान के भाग 3 में अवस्थित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। देखिए, अनुच्छेद जो संविधान का 13 है, मैं सिंपल बता दूं, अनुच्छेद जो 13 है संविधान का, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो किसी भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर देखिए संविधान को संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत, जो पावर है किसके पास होती है, संसद के पास होती है। तो चाहे तो किसी में भी संशोधन कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो है संशोधन, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर संशोधन तब किया जा सकता है कि मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का टकराव होता है संशोधन के बाद, है ना, किसी भी कानून के द्वारा, तो वो कानून स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। ये अनुच्छेद 13 बोलता है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए। अगला है भारतीय संसद किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। देखिए 368 के तहत, भाग 20 संविधान का भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी क्षेत्र में, यानी मूल ढांचे को छोड़कर उसमें संशोधन कर सकती है संसद, है ना। किस संविधान संशोधन द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन के अन्य उपबंधों की तरह संशोधन कर सकती है। देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का पहले तो दायित्व अधिकार नहीं था, लेकिन 17वें जो संविधान संशोधन 69वें जो 1969 में हुआ था, उसके द्वारा प्रदान किया गया था मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए। अगला है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिनिर्धारित किया था कि भारतीय संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है मौलिक अधिकारों में। ये था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, 1951 में आया था ये, है ना। अगला है, 27 फरवरी 1967 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस विवाद में यह अभिनिर्धारित किया कि भाग 3 के प्रावधानों में संशोधन करने और मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार संसद को नहीं है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, है ना, ये राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं। सब क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला देखिएगा, हाँ, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संसद द्वारा निर्धारित किया गया है कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है? तो 24 में, ये बिल्कुल अभी एडजस्ट किया है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को प्रदत्त संशोधन के अधिकार पर निर्बंधन लगा दिया और यह निर्धारित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे पर परिवर्तित नहीं कर सकती है। ये जो था आपका केशवानंद भारती बनाम था, है ना, 1973 में आया था ये मामला। अगला देखिएगा, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से संसद ने किस संशोधन अधिनियम की तहत प्रावधान किया कि संसद के संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है और संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ये था 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। हालांकि किस मामले में न्यायालय में ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए पुनः यह अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती है? ये मिनर्वा मिल्स मामला था यहाँ पर साथियों, है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को किस मामले में आधिकारिक लक्षण माना था? तो केशवानंद भारती, यहाँ पर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के प्रनियोजन के राज्य शब्द को परिभाषित किया था? तो राज्य शब्द की जो परिभाषा है कि आखिर राज्य क्या है, तो आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 और 13 में पहले मैंने आपको बता दिया है ना। किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया तो उसे अमान्य माना जाता है? देखिए, मैंने पहले बताया कि जो अनुच्छेद संविधान का 13 है कि अगर संसद कोई भी ऐसा कानून बनाती है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों में टकराव होता तो कानून वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 13 बोलता है ये। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निहित है? तो ये अनुच्छेद 14 है ना, न्याय की बात करते हैं यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। भारतीय नागरिकों को भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकों के अन्य अधिकार दिए गए हैं? तो 265 जो है, 265, 300 का और 301, है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिएगा, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने
अभी निर्धारित किया कि विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो मेनका गांधी जो बना भारत संघ है 1978 में है, उसमें था ये, है ना। अगला देखिएगा यहाँ पर यहाँ पर देख लिया हमने ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने मौलिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्व से श्रेष्ठ माना था। ये गोलकनाथ जो मामला आया था ना साथियों, उसमें माना था, है ना, विशेष रूप से। अगला प्रश्न देखिएगा, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए नई संविधान सभा बुलानी पड़ेगी। तो गोलकनाथ मामला आया था, उसमें कहा था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामलों को अप्रभावी बनाने के लिए संसद में कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो 24वां संविधान संशोधन था। तो फाइनली देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, और अब तक सर्वोच्च न्यायालय की किस संवैधानिक पीठ में सबसे अधिक 13 यानी न्यायाधीश थे? तो ये केशवा भारती बनाम केरल राज्य जब जो मामला आया था, उसमें संवैधानिक पीठ में सबसे अधिक न्यायाधीश थे, जिसमें 13 न्यायाधीश रखे गए थे। किस मामले में न्यायालय ने कहा कि निर्देशक तत्व शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं और मौलिक अधिकारों को इनके माध्यम से समझा जा सकता है? तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला आया था। अगला देखिएगा, आपात स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? तो ये है 368 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले की व्याख्या करते हुए निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए न केवल विधि द्वारा स्थापित किया गया सहारा लिया जाएगा, बल्कि उचित प्रक्रिया, सम्यक प्रक्रिया, नियुक्ति और युक्ति प्रक्रिया की मदद ली जाएगी? तो मेनका गांधी भारत बनाम जो आया था मामला। चलिए अब आ जाते हैं नीति निर्देशक तत्व से जो प्रश्न बनते हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशकों को नहीं कराया जा सकता। नहीं की बात कर रहे हैं, हालांकि मौलिक अधिकारों को कराया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम में यह कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के पास किए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद 14, 19, 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो? तो 42वां संविधान संशोधन जो आया था 1976 में, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, इसी के द्वारा ही कहा गया था। ये मौलिक अधिकारों में, मौलिक संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? तो आपको पता है, मात्र 6 हो चुकी है ना। और अब आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से संविधान संशोधन था। ये देख सकते हैं, समानता का अधिकार, जनता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति संबंधी शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हो जाएगा फाइनली। 12 से 35 तक इनका वर्णन है। संपत्ति के अधिकार जिसका प्रावधान अनुच्छेद 31 में था, किया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा इसे सूची से निकाल दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे निकाल दिया गया है। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान को कौन से और कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? नागरिकों की बात कर रहे हैं, भारतीय नागरिकों को, है ना। तो ये 4 हैं, है ना, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ये इसमें 15 देखेंगे, 16 देखेंगे, 19 देखेंगे, 29। और ये जो 4 अधिकार हैं ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ भारतीयों को हैं। कौन से मौलिक अधिकार कार्यपालिका, विधायिका दोनों पर प्रतिबंध लगाते हैं? तो ये 15, 17, 18, 20, 24। कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ कार्यपालिका पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 21, जिसे जीवन जीने का अधिकार भी कहा जाता है, किसे याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत समानता कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था की गई और जिसका अपवाद राष्ट्रपति, राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए आपराधिक मामलों में संदर्भ करता है? तो ये हो जाएगा आपका 14। अगला देखिएगा, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण शब्दावली किस संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटिश और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के बीच केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, स्थान, इनमें से किस आधार पर भेद नहीं किया जा सकता? तो ये अनुच्छेद 15A यानी सब आर्टिकल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) को संविधान में जोड़ा गया है। तो प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1951 में, है ना, तब जोड़ा गया था। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, है ना, ये वाला। किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन की सुविधा की प्रदान करता है।
अगला देखिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नियोजन में धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग, विभाव, निवास स्थान के अंकों के बीच होता है। तो याद रखिएगा 16(2) है। अगला देख लीजिएगा अनुच्छेद 16(3) द्वारा किसको यह शक्ति प्रदान की गई कि वह विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की योग्यता करे, तो संसद को दी गई है। सो फाइनली दोस्तों हमने मौलिक अधिकार और इसके अलावा नीति निर्देशक से जो भी प्रश्न बन सकते थे उनको यहाँ पर अध्ययन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।